है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टैंड इंडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन हमारे हिंदी ग्रामर के। जो भी टॉपिक है हमारा, जो भी हार्ड टॉपिक है, फिर इजी टॉपिक है, हाई लेवल तक के टॉपिक है, फिर लो लेवल तक के टॉपिक है, हर टॉपिक के आज करने वाले हम एमसीक्यूज। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियोस करवाई थी उन वीडियोस के अंदर मैंने एमसीक्यूज करवाए थे। लगातार मैंने 4 दिन आपको एमसीक्यूज करवाए, ये लास्ट दिन है। इसके अंदर इसके बाद हमारे एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे और इसके नेक्स्ट दिन मतलब आज मैं आपको कंप्लीट एमसीक्यूज करवा दूंगी और अगले दिन मैं कंप्लीट हिंदी ग्रामर की एक वन शॉट वीडियो लेके आऊंगी जिसके अंदर हम कंप्लीट हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे विद नोट्स के साथ। मतलब बोर्ड पर हर की डेफिनेशन, हर एक टॉपिक की डेफिनेशन, उनके भेदों की डेफिनेशन सब कुछ मैं एक बोर्ड पे लिखूंगी। ठीक है, कल जो वीडियो है वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट रहेगी। इसके बाद हमारी जो सीरीज है हिंदी वर्ड सीरीज वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारी हिंदी वर्ड सीरीज खत्म हो जाएगी, फिर हम नए टॉपिक के साथ अगले टाइम मिलेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। तो पहला है, भाषा में लिखित रूप से बताने को, भाषा में लिखित रूप से बताने को क्या कहते हैं। मतलब हम कोई भी बात को लिखित रूप से बताते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, लिखकर बताना है, बोलकर बताना। ऑप्शन है लिखकर बताना है, फिर बोलकर बताना। बिल्कुल इजी है। लिखित रूप से बताते तो लिखकर बताना होगा ना, तो आंसर इसका लिखकर है। ओहो, इसका आंसर है लिखकर। फिर आता है व्याकरण भाषा का क्या बताता है। व्याकरण क्या बताता है, भाषा का काम, नियम क्या बताता है। तो बिल्कुल इजी है। भाषा जो होती है, हमारा व्याकरण है, वो भाषा का काम तो नहीं बताता कि भाषा तो इस प्रकार से काम कर, इस प्रकार से काम कर, नहीं, वो नियम बताता है कि भाषा जो हमारी है हमें इस तरह से बोलनी चाहिए। हम जब अपनी भाषा को लिखित रूप से लिखते हैं तो हमें इस तरह से लिखनी चाहिए। हमें नियम बताता है व्याकरण, तो नियम आएगा। पुष्प कौन सा शब्द है, तो पुष्प शब्द है हमारा तत्सम शब्द। कौन सा है, तत्सम। और जो मैंने वीडियो करवाई थी दसम तद्भव पर, ये मैंने आपको बताया था। और जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं करवाऊंगी वन शॉट, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा पुष्प है, जहां पर भी ये षटकोण वाला सह दिखाई दे जाए वो हमारा तत्सम शब्द होता है। इसकी ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बताऊंगी, कंप्लीट करवाऊंगी, तब आपको सब कुछ बताऊंगी, मैं ट्रिक के साथ भी बताऊंगी। ठीक है, तो फिर तद्भव तो होगा नहीं। फोर्थ है ए आई ओ आओ कौन सा स्वर है। हासु स्वर है, फिर दीर्घ स्वर है। तो ये हमारा हासु स्वर नहीं है, मैंने आपको बताया था। छोटा भाई हमारा कौन से है, छोटे भाई और बड़े भाई, तो ये हमारे बड़े भाई, और बड़े भाई तो ये दीर्घ स्वर है। ओके, क्योंकि छोटे भाई कौन कौन से भाई हमारे, ए ई उ, ये सब हमारे हैं छोटे भाई। और बड़े भाई आ ऐ ई बड़ी होगी ना, आई, और आए ओ आओ, ये सब हमारे क्या हो गए, बड़े भाई, मतलब दीर्घ स्वर। कै वर्ग का उच्चारण स्थान, मैंने कै वर्ग का उच्चारण स्थान बताया था आपको कि हर एक वर्ण के अपने उच्चारण स्थान होते हैं और इन्हीं वर्ण को वर्गों में बांटा गया है। जैसे क वर्ग, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, ये सब हमारे हैं, इन्हें वर्गों में बांटा गया है। जो हमारी कै वर्ग लाइन, इसमें कै ख घ घेड़ आता है, इस लाइन को कहा गया है कै वर्ग। तो हम बताना कि जो कै वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो क्या है इसका उच्चारण स्थान, सिंपली देखो, जब हम कै वर्ग को बोलते हैं तो बोलते हैं क ख ग, तो हमारी आवाज कहां से, कंठ से निकलती है ना, कंठ से निकलती है। आप खुद फील करो, कंठ से छूकर आवाज निकलती है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसका आंसर कंठ आएगा, दंत से नहीं आएगा। दंत से ये नहीं होगा। द आता है ना, द जो हमारी त थ द ध न, ये वाली लाइन तै वर्ग हमारे दंत से छूकर निकलती है। मैं घर गया और पढ़ने बैठ गया, ये बताना ये वाक्य कौन सा है। वाक्य बताया कि मैंने आपको रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं, संयुक्त, सरल और मिश्र। सरल वाक्य वे होते हैं जहां पर एक भेद और एक उद्देश्य होता है, और संयुक्त वाक्य वे होते हैं जहां पर 2 स्वतंत्र वाक्य को एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है। मिश्र वाक्य वे होते हैं जहां पर एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य होता है। यहाँ पर देखो, मैं घर गया और पढ़ने बैठ गई, यहाँ पर मैं घर गया ये एक स्वतंत्र वाक्य है और मैं पढ़ने बैठ गई ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। यहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय नहीं है ना, क्योंकि वहां ज्यादा है इससे, और ना ही इसमें एक आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि दोनों स्वतंत्र है। और ये दोनों जोड़े गए एक योजक चिन्ह द्वारा, योजक समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़े गए हैं, जो कि है और एक समुच्चय बोधक अव्यय है जिसने ये 2 वाक्य जोड़ दिए हैं, तो ये संयुक्त वाक्य आएगा। समास किसे कहते हैं ये आपको मुझे बताना है, अगर नहीं बता पा रहे तो मैं आपको बताती हूँ। सुनो,
ये कोई एमसीक्यूज नहीं, क्वेश्चन है। समास किसे कहती है? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई नया शब्द बनाते हैं उसे समास कहते हैं। जैसे राज पुरुष, राजा का पुरुष, इसका विग्रह है राजा का पुरुष। राज क्या है? एक अपना अलग शब्द है। पुरुष क्या है? एक अपना अलग शब्द है। राज का मतलब होता है राज, एक लड़के का नाम भी हो सकता है। राज राजा को भी कह सकते हैं, राज हम शासन को भी कह सकते हैं, और पुरुष एक आदमी को कहा जाता है। तो राज और पुरुष अपना अलग अलग अर्थ है, पर इन्हें जोड़ दिया तो एक नया शब्द बना राज पुरुष, जिसका अर्थ भी अलग है, राजा का पुरुष। तो इसलिए वही है, समास ये होती है जहां पर दो शब्दों को जोड़कर कोई नया शब्द बनाते हैं। पानी पानी होना, इसका लिख दिया यहाँ पर। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है बहुत लज्जित होना। ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। रंगा शियार, रंगा शियार, इसका एक मुहावरा है, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। रंगा शियार किसे कहती हैं? ये इसका मुहावरा क्या है? धर्माधर्म से में समास बताइए। कर्मधारय नहीं है। कर्मधारय में क्या होता है? अगर इसका विग्रह करते हैं तब क्या आता है? मैंने बताया था, अगर हम किसी भी शब्द का विग्रह करेंगे, अगर है जो आता है उसके अंदर, तो हमारा कौन सा है? कर्मधारय समास होता है। परंतु ऐसा कुछ है दिखाई नहीं दे रहा ना, क्योंकि धर्माधर्म का अगर हम विग्रह करेंगे तो धर्म और धर्म आएगा। ठीक है, तो धर्म और धर्म आएगा, और इसमें कोई भी है जो नहीं है, इसलिए कि हमारा द्वंद्व समास हो। द्वंद्व समास वे समास होते हैं जहां पर विपरीतार्थक शब्द या फिर ऐसे शब्द जहां पर योजक चिन्ह लगे होते हैं, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। धर्म 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 और धर्म है यहाँ पर। अब कहोगे इसमें योजक चिन्ह कहाँ है? तो यहाँ पर ये बात भी है कि अगर जहां पर द्वंद्व समास वे समास होते हैं, अगर इनका जब हम विग्रह करते हैं तभी यहाँ पर यो, देखो वैसे तो इसको भी योजक चिन्ह आता है, मतलब जब इसका विग्रह नहीं करेंगे, कई केस में हमारी योजक चिन्ह आता है, पर कई केस में नहीं आती है। परंतु अगर आपको नहीं दिखाई दे तो उसका विग्रह करोगे तो वहां पर समुच्चयबोधक अव्यय लगा हुआ, जिसे कहते हैं और। ठीक है, तो यहाँ पर समुच्चयबोधक अव्यय लगा है, धर्म और धर्म, तो और है तो द्वंद्व समास है। सही विकल्प चुनिए। जगत प्लस में नाथ जगन्नाथ, सच प्लस में शास्त्र सच शास्त्र। अब बताइए इसमें आपको बताना है कि सही विकल्प क्या है। सही विकल्प यहाँ पर आपको सही बताना है, नहीं, यहाँ पर आपको गलत बताना है। ये सही तो आप बता दोगे, गलत बताओ। यहाँ पर देखो, जगत प्लस में नाथ जगन्नाथ बिल्कुल सही है। सत्य प्लस में शास्त्र सत्शास्त्र गलत है। ये क्यों है? क्योंकि सत्य प्लस में शास्त्र यहाँ पर तय है, और जब मैंने आपको क्या बताया था, आधा तय और साथ में कोई भी क्या लगे, व्यंजन लगे हो, तो ये किस में चेंज होता है? मैंने ये क्या है? ये व्यंजन संधि हमारी। ठीक है, ये हो गया मैं में चेंज होगा। ठीक है, अब आता है हिंदी व्याकरण के पिता कौन है? ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इसे जान लीजिए। हिंदी व्याकरण के पिता कौन है? दामोदर पंडित या कामता प्रसाद गुरु? क्या है इन दोनों में से? तो देखो, इन दोनों का आंसर ये दोनों ही है। अगर वैसे कई केस में दामोदर पंडित बोल देते हैं कि भाई दामोदर पंडित है, परंतु ये दोनों भी है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में दोनों पूछा जाए तो दोनों पर टिक करोगे, क्योंकि ऑप्शन में ए और बी जरूर मिलेगा। अगर ए और बी नहीं मिला तो उसका मतलब दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। हिंदी व्याकरण के मूल स्वर कितने हैं? मतलब स्वर कितने हैं? तो 12 नहीं है, ना ही 13 है। कई केस में 13 मान लेते, बचपन से 13 पढ़ते आए, परंतु 13 नहीं है, 11 स्वर होते हैं। पढ़ना में प्रत्यय कौन सा है? पढ़ना प्रत्यय में होता है जो लास्ट में, जो भी लास्ट में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो शुरुआत में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। लास्ट में ना लगा हुआ है, ना एक प्रत्यय है। ठीक है, आ नहीं है, आ नहीं है, प्रत्यय आ नहीं है। अलंकार किसे कहती हैं? अलंकार जो वाक्य की शोभा को बढ़ाता है, जो वाक्य की शोभा को बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं, मतलब शोभा बढ़ाना। जैसे कि एक स्त्री को सजने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक वाक्य को सजाने के लिए हमें अलंकार की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऐसे हमारा हो गया यहाँ तक के। अब हम करते हैं मेरे आगे की। तो आगे हमारा मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला। अब ये बताना है कि ये कौन सा समास है, अलंकार है। सॉरी, ये हमें ये बताना है कि ये कौन सा अलंकार है। तो देखो, मैंने आपको अलंकार को याद करने की ट्रिक बताई थी। अगर आपको नहीं याद तो मैं दोबारा बता सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, पहला है हमारा उपमा अलंकार को याद करने की ट्रिक। जहां पर भी सम सरिस समान और समसरी समान सा
इस टाइप के कोई भी शब्द लग जाते हैं, ओके, जहां पर भी इस टाइप के कोई भी शब्द लग जाते हैं वो हमारा उपमा अलंकार होगा। और रूपक अलंकार जहां पर भी ये योजक चिन्ह दिखाई दे जाए आपको, वो हमारा रूपक अलंकार है। मानवीकरण अलंकार जहां पर भी प्रकृति से रिलेटेड कोई भी चीज आती है, प्रकृति से रिलेटेड कोई भी एक वाक्य आता है, तो वो हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाता है। और जैसे कि बादल गरजो, बादल मतलब प्रकृति की चीज है, जैसे कि फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, प्रकृति की चीज है, जहां प्रकृति से रिलेटेड आए तो मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार वो होता है जहां पर भी जन जनु जानो जनहु मन मनु मानो मनहु, जन जनु जानो जनहु मन मनु मानो मनहु, ये शब्द मिल जाते हैं तो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है। और जहां पर भी एक ही वर्ण बार बार आता है वो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। ओके, और भी कुछ है तो बता दीजिए, मैं बता देती हूँ। अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर भी कोई चीज बढ़ा चढ़ा कर बात करे वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। और श्लेष और यमिक अलंकार तो आपको पता ही होगा, डेफिनेशन में बहुत आते हैं ये जो मैंने आपको जिन ट्रिक बता गया है वो बहुत पॉपुलर है, मतलब ये बहुत बार पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड सवाल। ठीक है, इसलिए मैंने इनकी ट्रिक बता दी मैंने आपको। अब आप समझ गए होंगे ऑफकोर्स। अब देखो, मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला, यहाँ पर बताना है कि कौन सा अलंकार है, उपमा रूप या यमक। उपमा अलंकार जहां पर भी सार सम सरिस मिल जाए, रूपक अलंकार जहां योजक चिन्ह मिल जाए, और यमक अलंकार जहां पर भी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जहां पर भी एक ही वर्ण के शब्द की बार बार आवृत्ति हो परंतु हर बार जो अर्थ है वो अलग आए, वो यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं पर भी ध्यान मत दो, उपमा अलंकार बोले है ना, सम मिल गया ना, यहाँ पर सम मिल गया तो ये हमारा उपमा अलंकार हो गया। और रूपक के लिए जो भी योजक चिन्ह है वो है नहीं, तो रूपक अलंकार तो होगा नहीं। ठीक है। अब आता है चारों चंद की चंचल खेल खेल रहे जलधर में, ये भी आता है आगे, परंतु इतना काफी है। चारों चंद की चंचल खेल बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ सकता है तो इसे याद रख लेना। अनुप्रास है, श्लेष है या फिर उपमा अलंकार है। अनुप्रास में जहां पर भी एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो, चाहे वो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, यहाँ पर च वर्ण की 3 बार आवृत्ति हो, मतलब हर बार मतलब बार बार च वर्ण की आवृत्ति की गई है, इसका मतलब यह अनुप्रास अलंकार है। सप्ताह में कौन सा समास है? सप्ताह, मैंने आपको समास बताए थे तो दोबारा बता देती हूँ सारे समास के बारे में। अव्ययभाव समास पहला होता है अव्ययभाव, जहां पर पहला पद अव्यय हो। दूसरा तत्पुरुष समास, जहां दूसरा पद प्रधान हो और साथ में इनका विग्रह करते समय कोई भी कारक चिन्ह आए। तीसरा कर्मधारय समास, जहां पर भी विग्रह करते समय है जो आए। ठीक है, ये विग्रह करते समय है जो आए और साथ में जहां पर विशेषण विषय की बात चलती हो। और बहुव्रीहि समास, जहां पर भी हम मतलब जो शब्द है वो तो अपना व्याख्या नहीं कर रहा है परंतु किसी और की तरफ व्याख्या करता है, मतलब जो शब्द है, जो भी शब्द है वो उसका अलग अपना अर्थ है परंतु फिर भी वो किसी और की तरफ संकेत करता है, वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसका हम बोल सकते हैं बहुव्रीहि समास जहां पर कोई पद प्रधान नहीं हो परंतु तीसरी तरफ संकेत कर रहा हो। और द्विगु समास जहां पहला पद संख्यावाची हो। द्वंद्व समास जहां पर पितार्थी मतलब रोम शब्द आए। तो यहाँ देखो, सप्ताह में कोई, यहाँ पर देखो सप्ताह है, यहाँ पर कौन समास है? द्वंद्व है। द्वंद्व में तो क्या बताया मैंने, विपरीतार्थी शब्द आते हैं, पर विपरीतार्थी शब्द तो है नहीं, यहाँ पर कोई भी विलोम शब्द कोई भी नहीं है। और जहां पर भी विग्रह करते समय समुच्चय बोधक अव्यय आए वो द्वंद्व समास होता है, पर दव बोल सकते हैं इसे। तो पर यहाँ पर कोई भी ऐसे विग्रह करते समय कोई भी समुच्चय बोधक अव्यय नहीं आएगा तो द्वंद्व समास नहीं है। तत्पुरुष समास नहीं है क्योंकि यहाँ पर दूसरा पद प्रधान नहीं है और विग्रह करते समय कोई भी कारक चिन्ह नहीं आएगा। ये द्विगु समास है क्योंकि पहला पद संख्यावाची है, सात संख्यावाची है। ठीक है, तो द्विगु समास। सरल संधि के भेद क्या कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। ओके, उमा प्लस में ईश उमेश क्या बनेगा? उमा प्लस में ईश उमेश। यहाँ पर आ और ई मिलकर बनाते हैं ए, और मैंने ये आपको करवाया था संधि के अंदर, बहुत ही ट्रिक के साथ करवाया था। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने हर टॉपिक को याद करने की ट्रिक बता रखी है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप देख सकते हो, बहुत ही बेनिफिट रहोगे क्योंकि वहां पर हर टॉपिक को याद करने की ट्रिक है जिसे आप याद कर सकते हो, संधि जैसे मुश्किल टॉपिक को भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने ये करवा दिया है। अब यहाँ देखो, यहाँ नजर डालो, यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ ट्रिक लेके आई हूँ
याद करने की, किसे याद करने की? एक वाक्य को एक समास सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम और वाक्य के में थोड़े भेद ज्यादा होते तो याद नहीं कर पाते, उसकी ट्रिक है ये। वाक्य को याद करने की ट्रिक ये है क्योंकि इसके 8 भेद होते हैं वाक्य के। अब इसे याद इस वाक्य से सारे वाक्य आप याद कर सकते हो। देखो, वैसे याद कर सकते हो विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य, न से निषेधवाचक वाक्य, मैं से नहीं वह विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, फिर मैं से कुछ नहीं होगा, तैसे संकेतवाचक वाक्य, वैसे विस्मृतिबोधक वाक्य, यहाँ पे ई से इच्छावाचक, से संदेहवाचक, पै से प्रश्नवाचक और ऐसे आज्ञावाचक। यहाँ पर आ है ना, साप का आ से आज्ञावाचक। तो इससे हमारे पूरे हो गए ना 8 के 8। देखो 1 2, यहाँ पे ये नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए, पूरे 8 हो गए 8 भेद। यहाँ सर्वनाम की ट्रिक है। ऐसे क्या बनता है सर्वनाम में? अनिश्चय, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न से निश्चयवाचक सर्वनाम, पै से प्रश्नवाचक सर्वनाम, से संकेतवाचक सर्वनाम, अब पै से प्रश्नवाचक सर्वनाम और न से निजवाचक सर्वनाम। तो हमारे इस अनाप शनाप इस वर्ड से हमने कंप्लीट सर्वनाम भी आ जाती है। ठीक है, ये ट्रिक है आपको याद करने की, और इस जैसी और ट्रिक भी मैंने बहुत बना रखी है, आप वहां से देख सकते हो। जो मैंने वीडियो करवाई थी डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहां दिखा के देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको, आई होप कि आपको तो समझ में आ गया होगा, मैंने आपको ट्रिक से बता दी अब तक। ठीक है, और आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगली वीडियो तक के लिए वेट करना। ठीक है, क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाली है वो बहुत ही दमदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट हिंदी ग्रामर करेंगे वन शॉट के अंदर, जहां पर जो टॉपिक है ना उनकी डेफिनेशन, उनकी ट्रिक बोर्ड पर करवाऊंगी, सब कुछ मैं बोर्ड पर लिख कर करवाऊंगी। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए खुश रहो।